Hello book buddies, I hope you're doing great. In our last video we discussed about IELTS. I gave you a basic orientation कि IELTS टेस्ट किस तरह के होते हैं, उसकी मार्किंग स्कीम क्या होती है. Then we discussed the listening section and the reading section. आज जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, we will talk extensively about writing and speaking. पर फिर मैंने सोचा कि राइटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा एस्पेक्ट है आईएलटीएस टेस्ट का विच रिक्वायर्स प्रोफाउंड इंफॉर्मेशन, विच रिक्वायर्स इन डेप्थ एंड एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन. तो मैंने सोचा आज की जो पूरी वीडियो है वो डिटेल में मैं बनाऊंगा राइटिंग सेक्शन के हवाले से. सो दोस्तों आज हम राइटिंग सेक्शन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे इन डिटेल और आपसे मैं डिस्कस करूंगा कि राइटिंग सेक्शन कितने मार्क्स का होता है, कितने सेक्शंस होते हैं, कितने टास्क होते हैं उसके अंदर, और आपको किस तरह से बैंड 8 प्लस इनफैक्ट बैंड 9 ऐसे में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह बैंड 9 ऐसे लिखा जाता है. उसके अलावा हम टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करेंगे और लास्ट में वीडियो के मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या चीजें होती हैं जो एग्जामिनर आपके ऐसे में या जो राइटिंग सेक्शन में चेक करता है जिसकी बेसिस पे आपको नंबर मिलते हैं. सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टे विद मी एंड इफ यू हैवंट सीन माय प्रीवियस वीडियो, ये लिंक मैं ऊपर डाल रहा हूं, आप इसको क्लिक करें, मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं. सो यू डेवलप अ पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. सो दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा और 3 चीजें आपने करनी है. दैट इज कि अगर आपको वीडियो पसंद आए सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस, ताकि हमारे पाकिस्तानी जितने लोग बाहर जा सकें, चाहे वो काम के लिए, इमिग्रेशन के लिए या पढ़ने के लिए. दीज वीडियोस आई एम मेकिंग फॉर यू फॉर योर ओन बेनिफिट. सो स्टे ट्यून्ड. So book buddies, just before I go ahead, I just want to state that I'll keep the discussion bilingual. हम लोग अंग्रेजी में बात करेंगे, उर्दू में भी बात करेंगे. The reason is I want to reach a larger audience. मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें. So I'll keep the discussion a mix of English and Urdu both. So दोस्तों अब आते हैं वापस राइटिंग सेक्शन की तरफ. इन IELTS टेस्ट द राइटिंग सेक्शन इज सेक्शन नंबर 3 और इसको करने के लिए आपके पास है टोटल 60 मिनट्स. 60 मिनट का आपके पास टाइम है और आपके पास इसमें 2 टास्क होंगे. पहला टास्क इन IELTS एकेडमिक इज कि आपके पास कोई बार ग्राफ, कोई चार्ट, कोई डायग्राम होगी, लेबल्ड होगी, या अगर टेबल होगा तो उसके अंदर नंबर्स एंड फिगर्स लिखे होंगे एंड दैट्स इट. आपने इस ग्राफ या बार चार्ट या जो भी डायग्राम बनी हुई है इसको डिस्क्राइब करना है. ये है IELTS एकेडमिक में. अगर आप IELTS GT या जनरल ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसमें आपको एक लेटर लिखना होगा. उस लेटर के वेरियस फॉर्मेट्स होते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं टास्क नंबर 1 इन IELTS एकेडमिक. तो आपके पास एक चार्ट आ जाएगा, एक डायग्राम आ जाएगा, एक बार चार्ट आ जाएगा या एक टेबल बना हुआ आ जाएगा और उसको आपने डिस्क्राइब करना है जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. सो बुक बडीज, अभी आपको स्क्रीन पे एक बार चार्ट नजर आ रहा है जो कि यूएस की एक एवरेज फैमिली का मंथली एक्सपेंडिचर है ऑन 3 आइटम्स, दैट इज फूड, गैस एंड क्लोथिंग. अगर आप चार्ट को गौर से देखें तो आपको एक्स एक्सिस पे मंथ्स नजर आ रहे हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, और वाई एक्सिस पे आपको मंथली अमाउंट नजर आ रही है जो कि एक यूएस की फैमिली इन चीजों पे स्पेंड करती है. आपको इस तरह की एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी होगी और आपको बस इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करना है. अब मैंने आपके लिए एक सैंपल उठाया है, डिस्क्रिप्शन विच क्वालिफाइज टू गेट अ 9 बैंड. अब आप इसको मेरे साथ पढ़ते जाएं, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता जाता हूं. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने पैनिक नहीं करना. इसी के साथ साथ मैं आपको टिप्स भी बताता रहूंगा. सो टिप नंबर 1 इन राइटिंग टास्क इज कि राइटिंग जो सेक्शन है सबसे क्रिटिकल होता है, तो आपने इसमें घबराना नहीं है और आपने 3 से 4 मिनट इस ग्राफ की प्लानिंग करनी है कि मुझे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैसे दिखाने हैं. ये ना हो कि आपकी इंफॉर्मेशन हे वायर जा रही हो, इधर उधर जा रही हो, उसमें कोई कोहेरेंस ना हो, कोई कोहेजन ना हो. सो यू हैव टू प्लान इन एडवांस. आपको 3 से 4 मिनट लेना है, कुछ नहीं लिखना, आपने बार चार्ट को स्टडी करना है, अपनी इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करना है, रफ पे लिखना है एंड देन यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग. अब ये मैं आपके सामने जो है सैंपल इसको पढ़ के आपको सुनाता हूँ. सो द बार चार्ट डिपिक्ट्स. अब आप डिपिक्ट्स की जगह इलस्ट्रेट्स भी वर्ड यूज कर सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ वोकैबुलरी दैट यू हैव. So you can use the bar chart, or this bar chart illustrates the monthly expenditure on food, gas and clothing of a family living in the USA in 2010. Overall, it can be seen that levels of expenditure fluctuated over the period from Jan to April. अब जो पहला पैराग्राफ है उसमें आपने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये बार चार्ट क्या दिखा रहा है. Now let's move on to the second paragraph. To begin with, in January, the most amount of money was spent on food at approximately $500 per month. Although expenditure on food increased slightly the following month,
It then fell to account for the lowest expenditure of all the items at the end of the period at just over $300. अब आपने पहली कैटेगरी को उठाया विच इज फूड, और आपने जो इसकी मंथ ऑन मंथ फ्लक्चुएशन है जनवरी से लेके अप्रैल तक, वो आपने वर्ड्स में और नंबर्स में बयान कर दी ग्राफ चार्ट को या बार चार्ट को देखते हुए. नाउ लेट्स मूव अहेड. अब आपने दूसरे आइटम को पकड़ना है विच इज गैस. गैस अपीयर टू फॉलो द ऑपोजिट पैटर्न टू फूड स्पेंडिंग. सो अगर आप देखें कि फूड की स्पेंडिंग जो है वो पहले महीने में कम है, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई, बढ़ के, जबकि ऑन द ऑपोजिट गैस is first month more, then it reduces, then it moves up, and then it moves up again. So that's why we are saying that gas appear to follow the opposite pattern to food spending. It started lower at about $350 per month, falling in the following month, and then increasing significantly to finish at just under $600 in April. अब जो ये words है ना, increasing, significantly, opposite pattern, ये वो लफ्ज हैं जो आपका एग्जामिनर देख रहा होता है गौर से कि आपकी एक्सटेंट ऑफ वोकैबुलरी क्या है, आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है. सो दिस इज अ वेरी वेल फॉर्म सेंटेंस. टिप नंबर 2 इसमें यह है कि आपने सेंटेंसेस को ज़्यादा लंबा नहीं करना, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना, सिंपल सेंटेंसेस रखने, और वोकैबुलरी का जो यूज़ है वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्लोथिंग. Clothing, which at just over $200 accounted for the lowest expenditure at the beginning of the period, fluctuated dramatically over the time frame. After reaching around the same levels as food in February, nearly $600, it dropped markedly in March, then jumped to just over $700 in the final month. इसके बाद आपने क्लोथिंग को एक्सप्लेन कर दिया, और लास्ट पैराग्राफ में अगर आप देखें नीचे एक लेजेंड बना हुआ है एवरेज का, आपने इसको भी डिफाइन करना है. अगर आपने नहीं किया तो आपके नंबर कट जाएंगे. With the exception of an increase in March, average spending decreased slightly over the 4 months. So दोस्तों ये था राइटिंग टास्क 1. इसको आपने 20 मिनट से ज्यादा नहीं देने, क्योंकि जो टास्क 2 है वो बड़ा ही एक्सटेंसिव है और वो ऐसे है, तो आपको ऐसे को 40 मिनट देने और इसको 20 मिनट देने. अब टाइम की डिवीजन ये है कि तकरीबन आपने 16 मिनट जो है वो लिखने में लगाने हैं और 4 मिनट जो है वो आपने प्री प्लानिंग में लगाने हैं. रिमेंबर, इट्स अ टास्क वेरी सिंपल. डिस्क्राइब करना है, आपने अपने वर्ड्स यूज करने हैं. वर्ड लिमिट को देखें, 150 की लिमिट होती है, तो आप 150 160 के करीब आप वर्ड्स लिख सकते हैं इसके अंदर. बी कोहेरेंट, बी कंसाइज, कंसोलिडेट योर वर्ड्स एंड हैव अ नाइस एंडिंग. जब आप सारी चीज़ों को कंसोलिडेट करके बताएं कि भाई ये बार चार्ट या ये ग्राफ, ये जो डायग्राम है, ये लेबलिंग है, कोई भी चीज़ आपने छोड़नी नहीं है. और मेक श्योर करना है कि जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं, विजुअलाइज आप कर रहे हैं, वो आप अपनी राइटिंग में लेकर आएँ. सो दैट्स एज फार एज टास्क नंबर 1 इज कंसर्न. अब बढ़ते हैं टास्क नंबर 2 की तरफ, जो कि है ऐसे. अब ऐसे जो है ना, उससे लोगों की जान जाती है. लोग लिसनिंग भी कर जाते हैं, रीडिंग भी कर जाते हैं, स्पीकिंग भी कर जाते हैं, लेकिन ऐसे लिखने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को. अब वो क्यों होती है, उसकी बेसिक रीज़न ये है क्योंकि हमारी रीडिंग है नहीं. जब रीडिंग नहीं है तो वोकैबुलरी की हमारे पास जो है वो ख़जाना नहीं है. वी डोंट हैव एन एक्सटेंसिव वोकैबुलरी, वी डोंट हैव द ट्रेजर ऑफ वोकैबुलरी. जब वोकैबुलरी नहीं होगी, आपके पास आर्सेनल नहीं होगा, तो हाउ विल यू गो एंड फाइट द बैटल. तो आपकी जो ऐसे स्किल्स हैं वो यूजुअली वीक होती हैं. लेकिन घबराना नहीं है, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, डोंट पैनिक. घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. बुक बडी इज हेयर. तो आए जरा टास्क 2 को डाइसेक्ट करते हैं. सो राइटिंग टास्क 2 इज ऑल अबाउट राइटिंग एन एसे एंड यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल, सिंस इसमें जो ऐसे के टॉपिक्स होते हैं वो बड़ी बेसिक लेवल एवरीडे टॉपिक्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, देयर इज लेस कम्युनिकेशन बिटवीन फैमिली मेंबर्स ऑफ लेट. डू यू एग्री और डिसएग्री? या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन बिग सिटीज हैज रिड्यूस्ड. व्हाट डू यू थिंक? या फिर इसके अलावा ये भी टॉपिक हो सकता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैन इन्फ्लुएंस व्हाट कंज्यूमर्स बाय. डू यू अग्री और डिसएग्री? अब ये बेसिक लेवल के, एवरीडे लेवल की सिचुएशंस हैं जिनके बारे में आपको तकरीबन 250 वर्ड्स का ऐसे लिखना है. अब मैंने आपके लिए एक बैंड 9 ऐसे सैम्पल ऐसे सेलेक्ट किया है जो मैं आपको टॉपिक बताता हूं और उसके बाद हम इस ऐसे को डाइसेक्ट करेंगे और इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स देखेंगे विच एक्चुअली मेक इट अ बैंड 9 ऐसे. सो दोस्तों, इसका टाइटल है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है,
Is it good for children to start using computers from an early age and spend long hours on them? It's a question mark. Discuss the advantages and disadvantages. So if you see कि बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, इसको टॉपिक को अचीव करने के लिए आपको कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए. वो आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं और वो ये पूछ रहे हैं कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों को डिस्कस करें. अब रिमेंबर दोस्तों कि आप ये एक सवाल पूछा गया है, तो अगर आपने बैंड 9 लेना है राइटिंग टास्क 2 में ऐसे में, तो आपने इस सवाल का जवाब भरपूर तरीके से देना है. सो यू नीड टू बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. इट नीड्स टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव आंसर. इट नीड्स टू बी कंसाइज. It needs to be concrete, it needs to be coherent, and you need to discuss both the advantages and the disadvantages. ये ना हो कि आप सिर्फ एडवांटेजेस बता दें, डिसएडवांटेजेस नहीं बताएं. नंबर्स विल बी डिडक्टेड. जो भी आपसे सवाल पूछा गया है टास्क अचीवमेंट के ऊपर आपको नंबर ज़रूर मिलते हैं. तो अब आपके सामने ये ऐसे है, अब हम इसको पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. In recent years, children like adults have become increasingly exposed to computers. While some child psychologists have claimed that this is a good thing, others have claimed that it has an overwhelmingly detrimental impact on children. Now look at the vocabulary which is being used. Overwhelmingly detrimental impact. Number ज़रूर मिलेंगे. In this essay, I shall draw upon a number of studies in cognitive science and industrial psychology that reveal the positive and negative aspects of this phenomena. अब आपने पहला पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन दे दी और बताया कि भाई ये जो कंप्यूटर का यूज़ है इसके जो है डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हो रहे हैं, और वो ये कह रहा है कि मैं कुछ कॉग्निटिव और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की स्टडीज़ जो है इसमें कोट करूँगा. रिमेंबर, अगर आप कोट नहीं कर सकते इसके आपके पास नंबर नहीं कटेंगे. इट्स नॉट एन एग्जाम ऑफ योर इंफॉर्मेशन और योर जनरल नॉलेज. It's an exam of how extensive your English understanding is, how strong your grammar is, how strong your lexical resources. इन चीज़ों का टेस्ट है. सो अगर आप कोई स्टडी नहीं भी कोट कर सकते so that's not a problem. Let's move to the second paragraph. To begin with, there are clearly reasons why computers do not allow children to develop long attention spans. This is because computers are packed with many supposedly child-friendly games that require minimal levels of concentration in order to be enjoyed. For example, a study by the New York Child Learning Association found that children who read more from picture books were 50% less likely to get distracted than children who played educational computer games. Therefore, computers almost certainly have a negative impact on young children. So दोस्तों, if you see in this paragraph, his inclination is more towards the disadvantages of learning on computer. तो इन्होंने जो टास्क की एक पहली कड़ी थी, he has achieved that successfully. बड़ा ही कंसाइज तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है और इसमें बड़ी क्लियरली पता लग रहा है. उन्होंने स्टडी भी कोट कर दी है कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं. अब देखते हैं अगला पैराग्राफ. However again कि ये वर्ड बहुत ज़रूरी है कि मैंने आपको डिसएडवांटेजेस तो बता दिए, लेकिन however, since the world has become heavily reliant on computers, there are also clearly advantages to exposing children to computers. This is because children with such exposure will stand a better chance of finding employment. For example, after being interviewed by Yale psychologists, over 70% of young office workers admitted that they had spent long hours on computers in their middle and late childhood years. Therefore, it is clear that computer exposure can be beneficial to children. Now he has played a master stroke here दोस्तों. वो कैसे? इससे पहले वाले पैराग्राफ में डिसएडवांटेजेस बताए और इस पैराग्राफ में उसके एडवांटेजेस भी बता दिए. सो द क्वेश्चन इज आंसर्ड. जो उन्होंने सवाल पूछा था ऐसे में, उसका उन्होंने बड़ी खूबसूरत तरीके से आंसर दे दिया. अब रिमेंबर, चाहे वो ऐसे हो या कोई भी राइटिंग हो, अगर आपने उसका कंक्लूजन नहीं लिखा, कंक्लूडिंग रिमार्क्स नहीं लिखे, तो नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब नंबर कट जाएंगे आपके. लेट्स सी व्हाट द कंक्लूजन इज. इन कंक्लूजन, there are advantages and disadvantages to early computer exposure. However, if in the future the quality of educational gaming is increased, there is good reason to believe that these negative consequences will fall entirely away. So दोस्तों,
लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूडिंग रिमार्क्स दिए हुए हैं और अपनी एक ओपिनियन भी दी हुई है कि अगर इनको एजुकेशनल गेमिंग को बेहतर किया तो शायद इसके जो हैं अच्छे पॉजिटिव असरात भी हो सकते हैं. सो नाउ इट्स अ वेरी concise and coherent essay which is very well described. So दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं, वो ये कि जो IELTS के एग्जामिनर्स होते हैं वो किस बेसिस पे, on what basis do they check, do they analyze your essay. सो दोस्तों चार वो चीज़ें हैं, चार एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपके ऐसे में होने चाहिए जिसकी बेसिस पे IELTS एग्जामिनर्स आपको या तो 5 बैंड देंगे या फिर 8 या फिर 9 बैंड देंगे, जिसमें से नंबर 1 है टास्क अचीवमेंट. सिंपल, आपसे जो सवाल पूछा गया है, आपके सामने जो मुद्दा रखा गया है, जो इशू रखा गया है, क्या आपने उसका जवाब दिया है या नहीं. Whatever has been asked in the essay, whatever the issue has been addressed in the essay, have you written about it? Have you been articulate about it? Have you written it concisely and have you addressed all the associated points? अगर ये आपकी टास्क अचीवमेंट है तो आपको 8 से 9 बैंड मिलने के चांसेस हैं. अगर आपने कोई भी सेक्शन मिस कर दिया तो आपके जो बैंड स्कोर है वो कम हो जाएगा. अब बढ़ते हैं दूसरे की तरफ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि IELTS एग्जामिनर सी वेदर योर एसे इज कोहेरेंट एंड कंसाइज. इसका मतलब ये है कि आपका एसे में जो इंफॉर्मेशन है इज दैट लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड या इट्स ऑल ओवर द प्लेस. आप कभी यहाँ से पकड़ते हैं, कभी यहाँ से पकड़ते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं. इस ऐसी इंफॉर्मेशन, डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन होने से आपके जो ऐसे में बैंड स्कोर है वो कम आएगा. अगर आपका इंफॉर्मेशन फ्लो इज रिदमिक, it follows a sequence, then there are chances that you might get a high band score up till 8 or even for that matter 9. So your essay has to be coherent and concise. आए बाएं शाएं बातें नहीं करनी, logically बातें करनी है और उसको arrange properly करना है. That's why I said take 5 minutes to plan your essay. Now let's move towards number 3. Number 3 is very simple कि grammatical range वो आपकी देखते हैं. How good you are in using grammar. Can you use some complex sentences? How easily you use simple sentences? और इसी तरह से आपकी ग्रामर स्ट्रक्चर कहीं वीक तो नहीं है. So that's what they analyze the essay on. And number 4th and very important is your lexical resource, which means कि आपकी वोकैबुलरी कितनी एक्सटेंसिव है. क्या आप एक वर्ड को डिफरेंट सिनोनिम्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक मैटर को, एक इशू को डिफरेंट सिनोनिम्स में डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं. सो दे चेक योर लेक्सिकल रिसोर्स. देयरफॉर आई से कि अगर आपने ऐसे अच्छा करना है या कुछ भी अच्छा करना है, रीडिंग करें, रीडिंग करके अपनी वोकैबुलरी बेहतर करें. वोकैबुलरी बेहतर होगी तो आपका IELTS टेस्ट 50% ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व लाइक दिस. So your lexical resource has to be strong. So these are the 4 areas: task achievement, coherence and cohesion, grammatical range, and lexical resource. So these are the 4 areas where the IELTS examiner check your numbers. So दोस्तों ये था हमारा आज का राइटिंग सेक्शन. आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा. अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपना फीडबैक सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में मुझे अपने कमेंट्स के बारे में बताइएगा. एंड लेट मी नो इफ यू वांट मी टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स एज वेल. इन द नेक्स्ट वीक वी विल हैव एन एक्सटेंसिव डिस्कशन ऑन द speaking section, so stay tuned and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Let's read Pakistan.